relaxation in Laporte selection rule. In Laporte selection rule, या हम ये कह सकते हैं दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ लेपोटे सिलेक्शन रूल, यानी कि किस वजह से लेपोटे वर्ण नियम में विश्रांति आ जाती है या क्यों ये नियम टूट जाता है या उसका भंजन हो जाता है, राइट। तो देखिए हम इसको एक एक करके लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लेती हूँ फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। किसके लिए ले रही हूँ? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान से सुनिएगा। Since this rule is concentrated to only those molecules having center of symmetry, क्या ये सिर्फ उन्हीं की बात करता है जिनके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ओके। Hence this rule is silent for tetrahedral complexes. ये नियम चतुष्फलकीय संकुलों के लिए एकदम साइलेंट होता है, या हम ये कह सकते हैं ये जो नियम है वो चतुष्फलकीय संकुलों पर लागू नहीं होता क्योंकि उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट भी नहीं है। और यही कारण है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके स्पेक्ट्रा हमें काफ़ी अच्छे मिलते हैं, उसकी तीव्रता भी ज़्यादा होती है और उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, राइट। नाउ कम टू द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो सिंपल सी बात है कि नियम तो यही कहता है कि ऑक्टाहेड्रल में डी संक्रमण नहीं होना चाहिए। अगर डी ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए तो हमें इसके स्पेक्ट्रा भी नहीं मिलने चाहिए। लेकिन हम बार बार हेक्सा एक्वो टाइटेनियम का स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। आपने क्या देखा था कि इसके केस में एकमात्र डी इलेक्ट्रॉन होता है जो कि किस में प्रेजेंट होता है, जो कि T2G ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाता है EG ऑर्बिटल में, ओके। तो यहाँ आप देखिए कि T2G से EG में गया, G-रेड से G-रेड में गया या DD ऑर्बिटल में गया, तो ये ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं ट्रांजिशन होता है और इस कॉम्प्लेक्स का हमें एक हम्प की तरह का स्पेक्ट्रा मिलता है, एक ब्रॉड हम्प, जस्ट लाइक कैमल का जो हम्प होता है उसकी तरह से। तो इसका मतलब ये है कि इस नियम में कहीं ना कोई ब्रेकडाउन जरूर है, राइट। तो अब हम ये जानते हैं कि इस ब्रेकडाउन की क्या वजह है, राइट। So there are two reasons for the breakdown in the Laporte selection rule for the octahedral complexes. Number one is vibronic coupling. And number two is the metal orbital, metal ligand orbital mixing. Okay? तो सबसे पहले मैं लेती हूँ वाइब्रोनिक कपलिंग, राइट। हमने क्या देखा कि लेपोटे सिलेक्शन रूल इज एप्लीकेबल टू ओनली दोज मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट। बट वी नो दैट ईच मॉलिक्यूल, एटम और कॉम्प्लेक्स इज हैविंग इट्स 0 पॉइंट एनर्जी, है ना। उसकी शून्य बिंदु ऊर्जा होती है और यही कारण है कि वो एक साम्यावस्था स्थिति में हमेशा हर लिगेंड, हर मेटल आपस में वाइब्रेट करती रहती है। आप बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हर मॉलिक्यूल, हर एटम, हर लिगेंड में एक शून्य बिंदु ऊर्जा होती है जिसकी वजह से वो आप कंपन करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में, राइट। और जब वो वाइब्रेट करेंगे तो किसी एक क्षण के लिए फॉर अ मोमेंट द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज डिस्ट्रॉयड, यानी जो केंद्र की समिति होती है वो नष्ट हो जाती है, और जब वो नष्ट हो जाएगी तो नियम में ब्रेकडाउन होगा और इसीलिए हमें स्पेक्ट्रा भी मिलता है और संक्रमण भी हो जाता है, राइट। एंड नंबर 2 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मिक्सिंग ऑफ मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल, ओके। इफ द assumption of CFT is true, then we know that the nature of metal and ligand bond is ionic. अगर CFT की परिकल्पना सही है तो मेटल और लिगेंड बंध क्या है? आयनिक है। अगर मेटल लिगेंड बंध आयनिक है तो मेटल की डी ऑर्बिटल प्योरली जीरेड होगी। गॉट इट? कैसी होगी प्योरली जीरेड?
क्योंकि वो मेटल की ही ऑर्बिटल है, वो किसी से मिक्सअप नहीं हुई है, राइट। और अगर वो प्योरली जीरेट है तो फिर क्या हमें डी संक्रमण नहीं होना चाहिए और स्पेक्ट्रा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन स्पेक्ट्रा का मिलना हमें ये बताता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड का नेचर आयनिक नहीं है, बल्कि वो कोवलेंट है। क्या है भाई? बॉन्ड का नेचर कोवलेंट है और मेटल की ऑर्बिटल लिगेंड की ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रही है, उसके साथ वो मिक्सअप हो रही है, राइट। और इसी मिक्सिंग की वजह से जो मेटल के डी कक्षक हैं जो कि जीरेट थे, वो शुद्ध रूप से जीरेट नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? बिकॉज दीज डी ऑर्बिटल गेट मिक्सअप विद द अनजीरेट करेक्टर ऑफ लिगेंड ऑर्बिटल्स। यानी मेटल के जो डी ऑर्बिटल है वो लिगेंड की पी या अन्य कक्षक से मिक्सअप हो जाती है और वो शुद्ध रूप से जीरेट ऑर्बिटल नहीं रह पाती। और आप सबको मालूम ही है कि जब भी ये जीरेट और अनजीरेट आपस में मिक्सअप होंगे तो जीरेट से अनजीरेट और अनजीरेट से जीरेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल है। क्लियर है? बोलो। तो मैं फिर से आपको वापस से रिमाइंड करा देती हूँ। हमें सिलेक्शन रूल ये बताते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। स्पिन सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो तो स्पिन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए या डेल एस इज 0। ओके। फिर हमने पढ़ा लेपोटे सिलेक्शन रूल। लेपोटे सिलेक्शन रूल ये कहता है इन ए सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जीरेट टू जीरेट एंड अनजीरेट टू अनजीरेट इज फॉरबिडन। यानी किसी केंद्र समित अणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण जीरेट से जीरेट और अनजीरेट से अनजीरेट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अष्टफलकीय संकुल केंद्र समित अणु है, सेंट्रोसिमेट्रिक अणु है और सारे डी कक्षक जीरेट होते हैं। और यही कारण है कि अष्टफलकीय संकुलों में डी जो ट्रांजिशन है वो वर्जित है लेपोटे नियम के अनुसार, राइट। फिर भी हम ये देखते हैं कि ये ट्रांजिशंस होते हैं। इसका हमने 2 कारण बताया था, एक तो वाइब्रोनिक कपलिंग और दूसरा मेटल और लिगेंड ऑर्बिटल मिक्सिंग। वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से सेंटर ऑफ सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है। मेटल लिगेंड ऑर्बिटल की वजह से मेटल की जो डी ऑर्बिटल है वो प्योरली जीरेट नहीं रह पाती, राइट। और इसके अलावा जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। सो दिस सिलेक्शन रूल इज साइलेंट फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके। और फिर हमने ये देखा कि दिस लेपोटे सिलेक्शन रूल्स डील्स विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एजुमिथल क्वांटम नंबर दैट इज +-1। ओके। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और जब इसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक लूँगी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। आप इसको अच्छे से पढ़ के आइए ताकि आप उसे समझ सकें। थैंक यू सो मच।